Honorable Minister Shri Dr. Nath Pandey ji, it is our privilege and we are delighted to have you amidst us today. This is Indeed, this is an occasion where, while we are gathered here today to speak of education and skilling, the foundation to making India future ready, this is probably the most critical opportunity and challenge in front of us today. Mahendra Nath Pandey ji, we must applaud your efforts of you and your ministry that during this pandemic you were able to extend support to the Ministry of Health and Family Welfare, providing them personal trained in healthcare skills through the Skill India missions, and also encouraging skilled seekers to acquire new skills during this period. Particularly laudable was the eSkill India portal, where the online skilling initiatives in collaboration with global leaders were made available to users across the country. I would like to start with requesting Dr. Niranjan Hiranandani, President ASSOCHAM and co-founder and managing director Hiranandani Group of Companies, to please give his welcome remarks. Dr. Hiranandani? Hello, can you hear me? Yes, we can. Thank you. नमस्कार मंत्री महोदय, बहुत खुशी होती है आप हमारे साथ इस साल में तीसरी बार जुड़े हुए हैं. Niranjan, your video is off. Sorry to interrupt. नमस्कार जी, बहुत खुशी होती है आप हमारे साथ जुड़े हैं. ये साल में तीसरी बार हमारे साथ मुलाकात ASSOCHAM में मुलाकात हुई है और हम समझते हैं कि स्किलिंग का बहुत महत्व है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत आपने ही की थी, प्रिपरेशन, जब आप हायर एजुकेशन और एजुकेशन में शरीक होते थे, और अब जो दूसरा भाग है जो स्किलिंग का भाग, उसके आप मंत्री बने हैं. मेरे अंदाज से लगभग जो एम्फसिस नॉर्मल एजुकेशन को दिया जाए उतना ही स्किलिंग का महत्व है, शायद स्किलिंग का महत्व उससे भी ज्यादा है. आप देखिए, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से हूं. मैं 10 साल पहले जब मुझे 500 स्किल वर्कर्स की जरूरत होती थी, सुथार, कारपेंटर वगैरह वगैरह हम चाहते थे, तो हमारे पास 5000 लोग आते थे उनको काम करने के लिए. आज हमको 500 जो वर्कर्स चाहिए, स्किल वर्कर्स चाहिए, तो हमें 50 भी नहीं मिलते. तो मेरे अंदाज से जिस तरीके से देश का काम बढ़ा है और कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ा है और भी क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे स्किलिंग का उसके साथ में महत्व भी ज्यादा बना है. इसलिए आपका जो क्षेत्र है उसमें बहुत हम गौर से सोच रहे हैं कि ASSOCHAM और आपके साथ हम कितना और काम कर सके, क्योंकि ये गैप है. प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में और आत्मनिर्भर भारत बन जाए. और एक तरफ हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में उस क्षेत्र में बढ़ जाए, लेकिन जब तक हम स्किलिंग का और भी नहीं बढ़ाएंगे और भी जोर नहीं देंगे, और हम इंडस्ट्री के द्वारा आपको कमिटमेंट देते हैं कि जो भी आप डायरेक्शन हमें देंगे, हम आपका साथ मिला के, कंधा मिला के हम साथ में आपके साथ करना चाहते हैं. कोविड के समय पर आपने काफी अच्छा काम किया है, आपकी मिनिस्ट्री ने बहुत कुछ जुड़ा है. मैं एजुकेशन फील्ड में भी काम करता हूं. मुंबई क्षेत्र के अंदर मेरे पास 14 कॉलेजेस हैं, उसमें 45,000 स्टूडेंट्स हैं. एक महीने के अंदर, जैसे लॉकडाउन बन गया, उसके एक महीने के अंदर 90% स्टूडेंट्स को एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने दिला दिया. और हम आज की तारीख में ये समझते हैं
कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ज्यादा जोर दें या दिलाएं, तो मेरे अंदाज से, और लोग अभी यूज टू हो गए हैं कि हम ऑनलाइन के से भी हम शिक्षण पा सकते हैं। तो मेरे अंदाज से जितना भी स्किलिंग आप करवा रहे हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल हमारे तरफ से और जो सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से है, हम चाहते हैं कि उनका ऑनलाइन मीडिया भी बढ़ाया जाए। ऑफ कोर्स स्किलिंग को जो हाथ से काम करेंगे वो तो करना ही है, लेकिन हमको जितना भी आउटरीच करने की आवश्यकता है, वहां मैं समझता हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आज की तारीख में 50% जो लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र में आते हैं अलग अलग किस्म में, तो आउटरीच जो स्किलिंग है सिर्फ शहरों के आसपास नहीं, लेकिन हर एक जहां फैक्ट्रीज हैं उसके साथ हमको जुड़ के काम करना है। तो हम आश्वासन देना चाहते हैं आपको कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री बॉडीज, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज हमारे साथ में है, वो भी स्किलिंग और इंटर्नशिप में आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे। जो भी हमें करना है हम CSR एक्टिविटी में भी कर सकते हैं। आप भी जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं CS अपने मिनिस्ट्री से, वो उनको साथ मिला के शायद हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। टेक्निकल कॉल, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये स्पष्ट हो गया है कि जो नॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ स्किलिंग भी करने की आवश्यकता है। पहले लोग ऐसे सोचते थे कि ये हाथ का काम हम कैसे सिखाएं, लेकिन अब ऐसे हो गया है जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन जो प्लम्बर का काम सीखते हैं, सुथार का काम सीखते हैं, पेंटर का काम सीखता है, ड्राइविंग का काम सीखते हैं, उनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिलती है और उनका पगार जो बीकॉम ग्रेजुएट है उनसे भी ज्यादा आज के तारीख में मिलता है। तो मेरे अंदाज से जितना भी हम स्किल के ऊपर ध्यान देंगे या जोर देंगे, तो मैं समझता हूं कि आपकी मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है। हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप हमें मार्ग दिखाइए, एसोचैम को आप क्या करना चाहिए, हमारे जो मेंबर बॉडी है। और लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एसोचैम एक ऐसे इंडस्ट्रियल बॉडी है जहां 4.5 लाख MSME जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे जो सेक्टर्स हैं उसमें जुड़े हुए हैं। हर एक को छोटे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो मेरे अंदाज से ये भी हम समझते हैं कि बहुत महत्व की बात होगी कि आप इस लाइन पर हमें क्या करना चाहिए, आप हमें मार्गदर्शन जरूर दिखाएं। एसोचैम आपके हमेशा साथ रहा है और रहेंगे। कभी भी आप बताइए, हम इमीडिएटली आपके पास आ जाएंगे और आपको जो काम हो वो हम करना चाहते हैं आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर हिरानंदानी जी। मैं सुषमा बरलिया, मैं आई एम दी चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मैं APJ सत्या ग्रुप की अध्यक्ष भी हूँ। तो हिरानंदानी जी ने इस कहा, मैं उसको आगे व्याख्या करते हुए ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं फिर से आपकी मिनिस्ट्री को बधाई देना चाहती हूँ जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट का बढ़ावा किया है पिछले कुछ सालों के अंदर। जबकि वो अलग अलग मिनिस्ट्रियों में अलग अलग तरीके से जाता था, अब वो एक इंटीग्रेटेड तरीके से आगे बढ़ने लगा है और दिन बर दिन जो फोकस है वो स्किल के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, पर अत्यंत जरूरी है। अगर हम इसको देखें तो ये सबसे हमारे लिए खुशी की बात है कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, क्योंकि आपके नजरिए में दोनों सेक्टर्स की क्या अहमियत है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, इस एजुकेशन पॉलिसी का स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ही आज की जरूरत थी, इसी की देश को इंतजार था। इस पॉलिसी के अंदर अगर हम देखें तो पहली बार स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन को हाथ की हाथ आगे लेके बढ़ाया जा रहा है और जो नेशनल फ्रेमवर्क है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हायर एजुकेशन का भी
उसकी इंटीग्रेशन और स्कूल एजुकेशन की इंटीग्रेशन, चाहे इंडस्ट्री के साथ, चाहे स्किल डेवलपमेंट और अदर मिनिस्ट्रीज के साथ, और बाकी जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं उनकी भी आपस में जो सम्मेलना बीच में लाई गई है, उससे काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके ऊपर डॉक्टर भल्ला और कहेंगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इस वक्त अगर हम देखें तो खासकर ये जो हमारे सामने पैंडेमिक आया था, एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, और वो ये है कि जिस किस्म की आजकल हमारे को स्किल्स चाहिए, उसके अंदर एक पिलर तो हो गया नॉलेज का, पर नॉलेज जो है, जो एजुकेशन है, वो आज के दिन सिर्फ एक क्लासरूम पे निर्भर नहीं है। आजकल एक ब्लेंडेड एजुकेशन की बात हो रही, तो वो फिजिकल एजुकेशन प्लस ऑनलाइन एजुकेशन के तहत काफी कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा जिस किस्म के स्किल्स की जरूरत है, उसमें रेजिलियंस, बिहेवियरल स्किल्स, आपस में कोलैबोरेट करके किस तरीके से काम करना चाहिए, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, थिंकिंग, ये सारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो एक प्रोफेशन के स्किल के साथ साथ बहुत बहुत जरूरी हो गई हैं, क्योंकि आज के दिन हम इस ओर चल रहे हैं जहां पे मैं कहूंगी हर दिन, हर महीने भी नहीं, हर साल भी नहीं, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं। सारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, हमारा टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, और एक बार स्किल करना काफी नहीं है, साथ ही साथ हमारे एजेंडा में रीस्किलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ जो हम स्किलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ हमारे को रीस्किलिंग का, देयरफॉर एक कंटिन्यूअस रीस्किलिंग की संभावना भी देखनी पड़ेगी कि हम उसको किस तरीके से आगे लेकर चलें। और जो जिस तरीके से हमारे यूथ आ रही है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे पॉपुलेशन है, हर साल 28 मिलियन यूथ ऐड हो रहा है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है कि भाई उस यूथ को हम एक तरफ से तो यूजफुली एम्प्लॉय कैसे करें, और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री को शॉर्टेज महसूस हो रही है कई स्किल्स में, उसको कैसे पूर्ण किया जाए। तो इसमें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप ऑफ स्किल्स है, ये सिर्फ करंट सिचुएशन को देखते ही नहीं लिया जा सकता, इसमें आगे क्या होने वाला है उस पर भी ध्यान देखना पड़ेगा, और एक ये कंटिन्यूअस एफर्ट है। तो आपकी जो मिनिस्ट्री की अहमियत है, ये दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, और इस अगर हम इन स्किल्स की ओर ध्यान देंगे, तभी हमारा भारत एक आत्मनिर्भरता की ओर, जो हमारे प्रधानमंत्री का ऐलान है, हम आगे इसको लेकर चल सकते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप भी आप बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो देश के आगे आज के दिन है, क्योंकि देश को एंटरप्रेन्योरशिप काम करने वालों में भी, और ऐसे लोग भी चाहिए जो कि आगे नौकरी क्रिएट करें। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए भी बड़ा जरूरी है कि जो क्या कॉम्पिटेंसीज हमें चाहिए, किस किस्म की उसमें स्किल्स चाहिए, वो हम स्कूल के टाइम से ही, स्कूल में, कॉलेज में उनको उस चीज की अध्ययन पर्याप्त हो। हर बच्चे को ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन, न्यू थिंकिंग, सिंपल चीजें कि भाई एक बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, एक कंट्री के बेसिक लॉज क्या है। हायर एजुकेशन में जब हम पढ़ाते हैं, अगर हम बीकॉम का स्टूडेंट पास होता है, तो उसको हम अगर एक टैली ही सिखा दें, या नई अकाउंटिंग टेक्निक्स जो आती हैं वो सिखा दें, और स्किल्स उसके साथ साथ जो बनती हैं टेक्नोलॉजी की, वो भी उसके नॉलेज में ले आए, तो वो एक हम स्किल ऐसा बना रहे हैं जो आगे चल के भी काम आएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया शायद देश के सामने आज तक नहीं है। आज जो हम करेंगे उसका जो फल है वो हमारे को सदियों तक जाके मिलेगा। एक कहावत है
कि चलना है चल पड़ो, चलना है चल पड़ो, निकल आएंगे रास्ते, आंधी किसी के नक्शे कदम देखती नहीं। हमारे को साथ मिलकर जुटकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कॉरपोरेट को, आपकी मिनिस्ट्री को, और भी जो लोग इससे जुड़ सकते हैं उन सबको साथ लेके अगर हम और एक चीज मैं और कहूंगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट ईज ऑफ गिविंग एजुकेशन, कि जो स्किल इम्पार्टेशन है, जो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हम सादगी में कैसे लेके आए ताकि सब मिलजुल के इसको एक आगे डिटरमिन्ड तरीके से आंधी की तरह हम देश को आगे लेकर चलें। उसके साथ साथ अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर प्रशांत भल्ला, चेयरमैन एसोचेम नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन एंड प्रेसिडेंट मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उनकी जो डायरेक्शन है वो खासकर एनईपी पर और उसके स्किल के साथ जो इंटीग्रेशन है उसकी ओर होगी। डॉक्टर प्रशांत भल्ला, प्लीज। थैंक यू सुषमा। नमस्कार महेंद्र नाथ जी। आज की सभा के मुख्य अतिथि कौशल एवं विकास मंत्री भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, डॉक्टर निरंजन हिरनरानी जी हमारे अध्यक्ष, श्री विनीत अग्रवाल जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्रीमती सुषमा बरेलिया जी, और मेरे साथ को अध्यक्ष एसोचैम नेशनल एजुकेशन काउंसिल श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी। मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबका सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद करता हूं, और जितने अतिथिगण यहाँ हैं, जो ऑडियंस हमारी हैं, उन सबका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमें प्रोत्साहित किया। शिक्षा के बारे में अभी सुषमा जी ने बोला और हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट हिरनंदानी जी ने भी जिक्र किया कि कैसे शिक्षा का उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है, और स्किलिंग को उसके साथ जोड़ के अगर हम देखें, और जो कि आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इसमें मुझे लगता है कि इससे अच्छा एक सोच नहीं आ सकती। और हमारे आदरणीय मंत्री जी जो आज हमारे साथ हैं, उनका भी एजुकेशन मिनिस्ट्री में रोल रहा, और आज भी जो पॉलिसी आई एक बहुत डिटेल्ड डेलिब्रेशंस के बाद आई। मतलब इसमें हर वर्ग के लोगों का इसमें ध्यान रखा गया है, हर सोच को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। चाहे स्कूल एजुकेशन की हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल स्किल्स की बात करें, या हम बात करें हायर एजुकेशन स्पेस की, आई थिंक हर किसी को साथ जोड़ के इसको आगे बढ़ाने की एक सोच है। कुछ चिंता के विषय भी हैं, जैसे कि एक रीसेंट रिपोर्ट आई जिसमें हमने बात देखी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कल ही शायद आई है, जिसमें बात की गई है कि जो हमारे देश में हर 5 में से शायद एक ही भारतीय है जो उस स्किल लेवल पे है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार है। और शायद कुछ ऐसे विकसित देश हैं जहां ये जो एक अगर हम बात करें, ये जो फिगर है शायद 99% से भी ऊपर है। और कई और ऐसे देश हैं, कनाडा, जापान, रशिया, वो तो एक बहुत विकसित देश है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी जो छोटे देश हैं, वहां भी शायद इसमें उनका बेहतरीन इसमें एक आउटकम है या आउटपुट है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में शायद जो एक शिक्षा का जो एक स्वरूप रहा, उसने कुछ ऐसे चैलेंजेस भी डेवलप करिए, एक सोसाइटल माइंडसेट डेवलप किया कि जिसमें शायद हम स्किलिंग को बहुत एक हीन भावना से देखते थे, एक छोटा शब्द शायद माना जाता था। लेकिन अब आने वाले टाइम में जो मैं देखता हूं, लोग इसको समझ रहे हैं। आज एक बीकॉम पास की भी, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि शायद उसको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन बाकी लोगों को जो कि सही में स्किल्ड हैं और अपने हाथ से काम करना जानते हैं, उनमें हुनर है, वो कहीं अच्छा अपने लिए कर सकते हैं। अगर हम देखें एजुकेशन पॉलिसी में, तो एजुकेशन पॉलिसी जो हमें प्रेरित करती है वो करती है कि हम अपनी शिक्षा का स्वरूप बदलें, हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा अपना फोकस रखें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस रखें, और इवेंचुअली जो प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग की हम बात करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें मैं समझता हूं कि जितने हम एजुकेशनलिस्ट हैं या इसमें इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारा ही अपना एक ध्येय बनता है कि हम अपनी तरफ से जो इसमें सोच या जो समझ हमारी है उसको आगे लेके चलें। सरकार को भी अपनी एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर करें, और कोशिश करें कि जो एक विजन एजुकेशन पॉलिसी दे रही है उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें उठाए गए हैं।
एक यूनाइटेड नेशंस जो डेवलपमेंट गोल के जो एजेंडा है 2030 का, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सभी को आजीवन शैक्षिक अवसर को बढ़ावा देने की हमें एक पद्धति की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जो हमारे देश में एक उसका एक थॉट बिल्ड होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अपस्किलिंग रीस्किलिंग की हम बहुत टाइम से बातें करते हैं, लेकिन शायद उसको एक सही तरीके से उसको आगे लेके जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। 10+2 के करिकुलम में वोकेशनलाइजेशन को लेके आना और बहुत अर्ली ईयर से उस स्किल की सोच को अंदर लाना, जैसे अटल जो योजना है जिसमें हमने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में स्कूलों में अटल लैब्स बनाई जा रही हैं, उसका पर्पस भी काफी हद तक यही है और उसने काफी कुछ अचीव भी किया है। उसके अलावा जो अब जो एनईपी की बात कर रहे हैं उसमें 2025 तक का एक लक्ष्य रखा गया है कि 50% तक बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा प्रोवाइड की जाए। एक बहुत बड़ा शायद हमारा एक एरिया है जिसमें हम शायद जीआर की जो बात करते हैं कि हमें 50% अचीव करनी है, या हम चाहते हैं कि जो हमारा तबका वंचित है, जो लास्ट माइल तक हमारी एजुकेशन को पहुंचना चाहिए, हम वहां पहुंचा नहीं पा रहे। उसमें मुझे दिखता है कि जो ड्रॉप आउट्स होते हैं 9th to 12th, मतलब बच्चे जो छोड़ जाते हैं अपनी शिक्षा को बीच में, उनके लिए जो BVOC MVOC कोर्सेज या वोकेशनल ट्रेड्स जो स्कूलों में इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसका महत्व बहुत है। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की और मिनिस्ट्री ऑफ HRD के साथ जॉइंट एक स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, जिसको NSDC ड्राइव करती है। मानव रचना के हमारे इंस्टीट्यूशंस में और हमारे एक स्वीडिश पार्टनर्स हैं कुंस्कैप्सकोलन, उसके साथ हमें सौभाग्य मिला कि हम उस स्कीम में जुड़े और हमने ऑनलाइन उसका कंटेंट ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल, ITITS का डेवलप किया और आज करीबन 100 स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में हरियाणा में ये प्रयोग चल रहा है। कई लैब्स बनाई गई हैं। एक ही ऐसा ही एक ISR समिट था जिसमें स्वीडन की काफी मेजर कंपनीज और कंट्री के काफी और मेजर कंपनीज वहां पे थी, जहां पे आदरणीय मंत्री जी पांडे जी वहां आए थे और उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया था। तो इस तरीके से कंटेंट पे काफी काम हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं और एसोचैम के लेवल पे पिछले कई सालों से करीबन 2 साल मुझे हो गए इस एज चेयर, और उसमें जो हम अपनी तरफ से कई हम ऐसे पैनल डिस्कशंस कर चुके हैं। एक हमारी जो डिस्कशन रही थी एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी और एजुकेशन के अराउंड, उसकी रिकमेंडेशंस को काफी हद तक एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया। उसके अलावा भी रेगुलर हमारे पैनल्स रहे हैं, सेक्रेटरी स्किलिंग भी उसमें इन्वॉल्व रहे पिछले टाइम में और अच्छे हमने उसके रिजल्ट्स देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से एसोचैम और हम सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिलके जैसे जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, तो जो एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और हमारे यशस्वी मंत्री जी आज हमारे साथ हैं जो एक उस बीड़े को आगे लेके चल रहे हैं और स्किलिंग और एजुकेशन कई ऐसे क्षेत्रों में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जरूर वो सपना पूरा करेंगे और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमेशा एसोचैम और हमारी एजुकेशन काउंसिल, हमारे पूरा एक स्ट्रक्चर आपके साथ है। पूरा एसोचैम की आज पूरी टीम, नेशनल जो टीम है, हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सब यहाँ पे हैं और आपके साथ हर सपोर्ट के लिए हर जगह खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं उसे हम जरूर बहुत ही शीघ्र अचीव करेंगे और हमारा देश और जो एक हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो हम बहुत आगे गिनाए जाते थे, उसमें भी हम अब बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर भल्ला। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री कंवर शेखर विजेंद्र जी, co-chairman एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन एंड co-founder एंड चांसलर शोभित यूनिवर्सिटी, कि वो अपने रिमार्क्स दें। वो रूरल एजुकेशन एज वेल एज की क्लोज कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री के बीच में और एजुकेशन संस्थाओं के बीच ये खास फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच सुषमा जी। माननीय मंत्री जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपके आने से आज एसोचैम का फाउंडेशन वीक समारोह और सुशोभित हुआ है। शिक्षा और कौशल देश की अर्थव्यवस्था की एक नींव है। आपके कुशल नेतृत्व में कौशल विकास और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय एक कुशल भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर युवा के आह्वान को आपके ऊर्जावान नेतृत्व में
संपूर्ण देश देख रहा है किस तरह हम उसे कर रहे हैं, और इसके लिए आप मेरा बहुत बहुत साधुवाद स्वीकार करें। हम सबका साधुवाद, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या अन्य योजनाओं हो, आज देश के हर क्षेत्र में, सुदूर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी आज कौशल विकास की बात हो रही है। यदि मैं जम्मू कश्मीर को देखता हूं तो आपके मंत्रालय की उड़ान योजना के साथ वहां का युवा एक नई उड़ान की तैयारी कर रहा है, और जहां संकल्प के साथ देश का जो श्रेष्ठ संस्थान है वो आज कौशल विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायतें भी आज इस विषय पर कार्य कर रही हैं, जो बहुत ही एक अपने आप में सराहनीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आज इंडस्ट्री 4.0 का जमाना है, और हम लोग नहीं जानते कि भविष्य में किस तरह के स्किल की आवश्यकता होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि हर स्किल की भी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें स्किल रीस्किलिंग और अनस्किलिंग पर रोजाना कार्य करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति के बारे में मेरे साथी प्रशांत भल्ला जी ने अभी बताया, उसमें जहां स्कूली और उच्च शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई, वहां स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ा गया। अब ऐसे समय में मेरा मानना है कि आपके मंत्रालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं को भी कैपेसिटी बिल्डिंग में एक पार्टनर के तौर पे लेने की आज आवश्यकता है। जहां अभी हमारे अध्यक्ष हीरानंदानी जी ने बताया कि एसोचैम द्वारा इंडस्ट्री के साथ नए नए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वहीं यूनिवर्सिटीज द्वारा भी एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। शोभित विश्वविद्यालय द्वारा भी जहां इंडस्ट्री के साथ और विशेष तौर पर आईआईए के साथ और डिफरेंट इंडस्ट्रियल बॉडीज के साथ मिलके हम लोग न केवल अपने छात्रों के स्किल डेवलपमेंट पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आसपास का जो ग्रामीण युवा है, हम उनके लिए भी उत्तर प्रदेश में इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक अलग से बॉडी बनाई है, जिसे हम SEIZ कह रहे हैं, स्किल एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन जोन। और जब हम लोग अपने विश्वविद्यालय की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम नहीं यूज कर रहे हैं, तब हम गांव के युवाओं को बुलाते हैं, स्कूलों के बच्चों को बुलाते हैं, और उन बच्चों को उत्तर प्रदेश के डिफरेंट तरह के स्किल्स में हम लोग जो हैं उन्हें एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट भी सामने आया है, बहुत सारे नए आइडियाज, नया इनोवेशन सामने आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है और रोजगार बढ़ा है। आज प्रधानमंत्री जी ने जहां आत्मनिर्भर भारत की बात की, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, तो मुझे लगता है कि आपका मंत्रालय उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और मेरा एक अनुरोध है आपसे, जहां NSDC और अन्य संस्थाएं मंत्रालय की इसमें कार्य कर रही हैं, आज देश में 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और करीब 50,000 उच्च शिक्षण संस्थान हैं, और यदि मैं स्कूलों को भी जोड़ लूं तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे पास है, जहां पर शिक्षण और स्किल डेवलपमेंट का एक्सपर्टाइज अवेलेबल है। तो मेरा मानना यह है कि आपके मंत्रालय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में SEIZ जैसे प्रयासों को संचालित करने हेतु प्रोत्साहित करने की आज आवश्यकता है। और लोकल इंडस्ट्री, स्पेशली MSME के साथ लोकल यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग में वो SEIZ कार्य करें, वहां आपकी हैंड होल्डिंग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सभी विश्वविद्यालयों के पास है, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना होकर खाली आपका प्रोत्साहन और गाइडेंस, और जहां जरूरत हो वहां शायद फाइनेंशियल सपोर्ट भी, उसके साथ विश्वविद्यालय बहुत कुछ स्किल डेवलपमेंट में राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। दूसरा, जहां आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि NSDC द्वारा एक प्री डिसाइडेड मानक बना दिए गए, पैरामीटर्स बना दिए। हमारा देश एक बहुत डाइवर्सिफाइड देश है, जहां पर बहुत सारा स्किल्स में हम एक पूर्व निर्धारित मापदंड के साथ कार्य नहीं कर सकते। लोकल स्तर पर आवश्यक स्किल के लिए अलग अलग प्रयास किए जाएं, और उन लोकल स्तर पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हैं
और हैं विश्वविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेजेस हैं, उन्हें साथ लेके यदि हम चलेंगे तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता की बात की है, तो उसे ना केवल बढ़ावा मिलेगा, उससे जो माइग्रेशन की प्रवृत्ति है, अभी हो ये रहा है गांव के बच्चे को हम एक स्किल दे देते हैं और वो फिर शहर की तरफ दौड़ता है, तो कहीं एक नई झुग्गी तैयार हो जाती है, एक और माइग्रेंट तैयार हो जाता है। तो लोकल इंडस्ट्री के लिए हम उस पर कार्य करें। और तीसरा जहां जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक कृषि संबंधी स्किल डेवलपमेंट पे आज आवश्यकता है कार्य करने की। उसके लिए हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से भी कार्य कर सकते हैं। और मुझे खुशी है आपको बताने में कि शोभित विश्वविद्यालय अपने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के आह्वान डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 पर कार्य कर रहा है। तो यही मेरे आपसे अनुरोध है। देश की 54% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, युवा राष्ट्र होने का गौरव हमें प्राप्त है, और क्या हो स्किल्स की आवश्यकता होगी इंडस्ट्री को, शायद ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हमें मालूम है कि संपूर्ण विश्व में जहां भी स्किल की आवश्यकता होगी वहां सिर्फ हमारा युवा होगा आपके मार्गदर्शन में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए, आपका मार्गदर्शन हम बहुत उत्सुक हैं। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जितेंद्र जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप ने हमको एड्रेस करें और सुशोभित करें इस सभा को। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। मैं आज एसोचैम के द्वारा आयोजित जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री इंटरेक्शन के तहत आज जो एजुकेशन स्किलिंग द फाउंडेशन ऑफ मेकिंग इंडिया फ्यूचर रेडी, इसको केंद्र में रख करके जो ये वर्चुअल आपने एक 4 दिवसीय एक लगभग 5 दिन का ये जो 15 से 19 का आपने प्रोग्राम चला रखा है, हमें खुशी है, जहां तक मुझे जानकारी है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री आप सबको मार्गदर्शन आप सबसे जुड़ने वाले हैं। ये बेहद खुशी की बात है। ऐसे अवसर पर मेरे ये जैसा आप लोगों ने मुझे बताया था कि अनेक माननीय मंत्री इसमें जुड़े हैं और बड़ा अच्छा अपना काम आप इस इंटरेक्शन का आपने चलाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाएं सदा आपकी संस्था के साथ रहती है। मैं इस मौके पर एसोचैम के हमारे चेयरपर्सन प्रेसिडेंट श्री निरंजन हीरानंदानी जी तथा श्री सुमंत सिन्हा जी और अभी प्रशांत भल्ला जी, कुंवर शेखर विजेंद्र जी, सुषमा पॉल बरीरा जी तथा विनीत अग्रवाल जी सहित सभी जो जुड़े हैं, सभी को अपनी तरफ से बहुत ही आदर और हृदय से सबका सम्मान व्यक्त करता हूं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कोविड पीरियड में भी कई बार हम लोग मिले, जैसा हिरनंदानी साहब ने कहा, उसके पूर्व भी हम सब कई मौकों पर मिले और आप सबके विचार, हिरनंदानी जी के विचार, भल्ला जी के विचार, भल्ला जी ने बड़ी शानदार दाढ़ी बढ़ाई हुई है इस कोविड के अवसर पर के अवसर का लाभ उठाते हुए। परिस्थितियां जो भी हों, अब लाभ क्या, कभी कभी व्यवस्थाएं भी हैं। विजयन जी ने भी अपनी बात कही, तो बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। उनके 3 सूत्र बड़े हमें अच्छे लगे। हिरानंदानी जी तो हमारे बड़े ही अनुभवी, बड़े सीनियर पर्सन हैं, हम उनको बहुत रिगार्ड करते हैं। प्रशांत जी तो बड़े अच्छे मित्र हैं अपने, और आप सबसे जुड़ करके सुषमा जी ये बड़ा अच्छा लगा। विनीत जी भी फिगर में आए,
मैं आज के मौके पर अपनी बात कुछ कहने से पूर्व एसोचैम का जो 100 वर्ष पूरा हुआ है, एक बार पुनः मैं आपके इस एसोचैम की संस्था से इस 100 वर्ष पूरे होने की अवधि में ही मिल रहा हूं। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। हमें इस बात का बेहद खुशी है कि एसोचैम प्रधानमंत्री जी के स्किल इंडिया मिशन को निरंतर आगे बढ़ाने के काम कर रहा है। आज का जो 21वीं शताब्दी का जो रिलेवेंट पॉइंट है, उससे जुड़ा एजुकेशन एंड स्किलिंग रिफॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर मेकिंग टू इंडिया फ्यूचर रेडी। प्रधानमंत्री जी ने जो दृष्टिकोण बना करके पिछले 6.5 वर्षों में देश को दिशा दी है, और ये जो कठिन क्षण आया उसमें भी जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान, लोकल फॉर वोकल को उन्होंने जो फोकस किया, इससे रिलेटेड एजुकेशन स्किलिंग रिफॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर मेकिंग टू इंडिया फ्यूचर रेडी सब्जेक्ट बड़ा ही मेल खाता है। और आप सबने चर्चा किया, और सुषमा जी ने भी अपनी चर्चा में इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी पर सभी ने काफी कुछ फोकस किया। पूरी तरह से हम लोग तकरीबन 34 वर्षों के अंतराल पर नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और हमें खुशी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए शायद पहली बार ऐसा होगा कि देश के 6 लाख गांवों तक के सुझाव इसमें समाहित किए गए, और इसमें देश के अंदर आज जितने भी स्टेक होल्डर एजुकेशन और उस नेचर के वर्क से जुड़े सबके कहीं न कहीं सुझावों को समेकित करके लगभग 5 वर्षों से भी अधिक समय तक इस पर डिस्कशन चला है। और कुल मिलाकर के हम जो लेके आए हैं उसके बहुत से एस्पेक्ट हैं। हर एजुकेशन का अपना एस्पेक्ट है, लेकिन कैसे बच्चे वोकेशनल एजुकेशन से, जिसकी चर्चा आप लोगों ने सभी ने अपने वक्तव्य में ब्लेंडेड एजुकेशन की बात कही, कि कैसे स्किलिंग को भी बल देते हुए वोकेशनल एजुकेशन को बल देते हुए चले, और एक इंटरमीडिएट +2 तक आते आते लड़का डिसाइड कर ले कि हायर की तरफ जाना है या स्किलिंग की तरफ जाना है। वो सही बात हीरानंदानी जी कह रहे थे कि आज प्लम्बर जॉब मिल जाता है और बीकॉम के और एमकॉम को कठिनाई जाती है। मैं हीरानंदानी जी उस बात को ही बल दे करके कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने कई ऐसे पहले किए हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, क्योंकि ये जो व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर का चक्कर है कि ब्लू कॉलर को जरा सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता, तो इसको लेके भी स्किल डिपार्टमेंट में ने कई पहले की। हमने अपने कार्यकाल की शुरुआत के दौर में ही कई बार ऐसा महसूस किया, और एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सबको प्रेरित किया कि जो ट्रेनर है उसको सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता है। अरे क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वही टीचिंग के लाइन को सम्मान की निगाह से। तो इसी नाते मैंने एक नई पहल की। ठीक है, उस पहल को जरा वो चर्चा नहीं मिल पाई, क्योंकि पहल के कुछ ही महीनों बाद कोविड की परिस्थिति आ गई। स्किल के से जुड़े लोगों को शिक्षक दिवस के दिन कौशलाचार्य सम्मान समारोह देने का काम शुरू किया, ताकि स्किल पर्सन भी इज्जत की निगाह से देखा जाए। स्किल की ट्रेनिंग देने वाले को, उसके पीछे कंसेप्ट यही रहा है, और आगे भी मैं इस पर लगातार बल दे रहा हूं कि ट्रेनिंग करने वाला और ट्रेनिंग कराने वाला दोनों बहुत प्रतिष्ठा का जॉब है, और इसको उस मर्यादा को दिया जाए। तो इस दृष्टि से हम लोग कई ऐसी पहले कर रहे हैं। आज जो नई शिक्षा प्रणाली है, जिसकी आप लोगों ने गंभीरता से इस आगे भी जो माननीय मंत्रीगण और आप सब लोगों ने चर्चाएं की निश्चित किया होगा, और आज भी आप सबके वक्तव्यों में झलका मुझे कि इस नई शिक्षा प्रणाली को भी आप लोग भविष्य में उद्योग और युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दे करके आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयारी करना, और इसमें रिसर्च को भी बल देने का काम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया है,
इसको लेकर के काफी आप लोगों के भी विचार हमारे विचारों से मेल खाते हैं और इसकी जरूरत आज है। और आज जिस तरह कोरोना महामारी ने हमारी दैनिक वर्किंग को बदल के रख दिया है, इसमें अनेक नई चुनौतियां आई हैं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और इंडस्ट्री से जुड़े आप सब लोगों ने हर कदम पर उनका साथ दिया, उनके आह्वानों को बल दिया, आज भी दे रहे हैं। तो इन सब में जो नई चुनौतियां आई उसमें रोना, दुख व्यक्त करना, परेशान होने की जगह हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप उसके मुख्य सहभागी हैं कि इस चुनौती को कैसे अवसर में बदला जाए और अवसर में बदल करके और इस परिस्थिति में नई तकनीक के साथ स्किलिंग को देते हुए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए हम सब आगे आए। और आप सब कहीं ना कहीं आप सबको मैंने जो नजदीक से अनुभव किया है कि इंडस्ट्री के साथ साथ आप सब लोगों ने अपनी पर्सनल इंटायर सेटअप में जो आपकी कंपनीज है, एजुकेशन को भी बहुत ही महत्व दिया है। और आप सब लोग एजुकेशन के फील्ड में भी उतने ही प्रभावी तरीके से देश के युवाओं को तैयार कर रहे हैं जितना आप इंडस्ट्री के अपनी वर्किंग में लोगों को अवसर दे रहे हैं। तो हमारी सरकार ने उसी दिशा में 2014-15 में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अलग से सेटअप करके जो फोकस दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उसको बहुत ही महत्व दिया। तो निश्चित तौर से ये सब जो एसोसिएशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थाएं, अन्य कई इंडस्ट्रीज से रिलेटेड संस्थाएं, इन सब से जो फीडबैक था उसको हमारी सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दिया। और नरेंद्र मोदी ने देश की आशा के अनुरूप, मैं देश की आशा इसलिए कहता हूं, मैं कई बार इस बात को बल देता हूं कि जब 2014 में हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार आई मोदी जी की अगुवाई में, तो वो सरकार जनता ने पूर्व निर्धारित करके डिसाइड कर दिया। आमतौर पर पहले दिल्ली के अंदर बैठे लोग भारत की राजनीतिक दिशा को तय करते थे, लेकिन पहली बार एक लंबे 30-32 साल के अंतराल पर यह हुआ कि देश की जनता ने खुद दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर बैठे अहमदाबाद गांधीनगर के एक व्यक्ति के 13 साल के काम को देखा। गुजरात के उसकी डेवलपमेंट, स्थायित्व, शांति, सुरक्षा, विश्व पटल पर गुजरात को फोकस, चाहे वो ब्राइब्रेंट गुजरात के माध्यम से, जिससे तो उसको लगा नहीं दिल्ली के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका अपना स्थान है, वो गुजरात वाले को लाओ तो ये देश आगे जाएगा। और आज जनता का वह जो जनता की सोच थी, उस सोच को 6.5 वर्षों में, और खास करके इस कोविड की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने जनता की कसौटी पर अपने को खरा साबित किया, देश को खरा खड़ा किया कि आज इस चुनौती में भी, आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो कोरोना जैसी ऐसी बीमारियों की जांच की 2 लैब थी, आज 2200 से ज्यादा लैब जांच। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के कंट्री में आज, जहां एक तरफ दुनिया देख रही कि एक बड़ी आबादी के देश ने दुनिया को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी दी, वहीं दुनिया के लोग देख रहे हैं कि कैसे वह देश हमारे 60 देशों के राजदूतों को भ्रमण करा करके कैसे वो देश के अंदर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से और स्वयं की संस्थाओं से 9 वैक्सीन पर काम कर रहा है और अपने देश के साथ साथ दुनिया की मानवता की मदद के लिए खड़ा है। कैसी वो देश, तो ये जो इस दृष्टि से इस देश को जो मजबूती दिया मोदी जी ने, तो उसमें आज उस संदर्भ में जो आप लोगों ने जो 5 दिवसीय इंटरेक्शन बनाया है और उसके जो सब्जेक्ट चयनित किए हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम आपका इसमें स्वागत करते हुए आपको भरोसा देना चाहते हैं कि इस दिशा में कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार मोदी जी की अगुवाई में निरंतर नौजवानों के हुनर को निखार करके, उनके हुनर को संवार करके, चाहे वो सीखो और कमाओ स्कीम के रूप में हो, चाहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं में हो, उस दृष्टि से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था जब सोवियत यूनिवर्सिटी के अपने विजेंद्र जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज स्किल को जो है
SEZ के दृष्टि से उसके प्रोत्साहन की बात की। उन्होंने सेंट्रली NSDC के मानकों पर अपनी टिप्पणी की। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मानकों और दिल्ली में बैठे लोगों, मेरा किसी के प्रति कोई सम्मान में कमी नहीं है, उसकी उन लोगों के सहयोग में मेरे तरफ से उनका स्वागत है, उन्होंने किया है। और आप सब तमाम जैसे 37 काउंसिल्स लोग हों या आप लोग तमाम काउंसिल से जुड़े आपके फ्रेंड्स हों, लेकिन मैं शुरू से इस बात को महसूस करता था कि अब देश में जरूरत है केवल दिल्ली में बैठ के अपने मन मस्तिष्क में निर्धारित, मैं शोभित जी आप ये विजेंद्र जी आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपको इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आज जरूरत है कि कहाँ क्या जरूरत है उस हिसाब से कोर्सेज डिजाइन किए जाए, उस हिसाब से स्किलिंग की जाए। हमने उसी को ध्यान में रख करके PMKY 1-2 के बाद हम बहुत जल्द PMKY 3 लॉन्च करने जा रहे हैं विद इन ए 1 मंथ, और हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसमें हम इस बात को फोकस करने का काम कर रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को स्ट्रेंथन करेंगे, जिलों से क्या जरूरतें हैं उस हिसाब से स्किलिंग का काम। और जिस तरह की ये महामारी के दौरान कुछ 7-8 राज्यों में बहुत तेजी से भागा भागी खड़ी हुई, तो उससे जो रिक्वायरमेंट व्यू बढ़ के आया और जिस तरह से देश के अंदर संपूर्ण परिस्थितियों में भी ग्रामीण जनजीवन ने, छोटे कारोबारियों ने, मध्यम स्तरीय व्यवसायियों ने सप्लाई चेन को बनाए रखा, भूखों नहीं मरने दिया किसी को, हर जरूरत के सामान हमारे लोगों को उपलब्ध रहे, चाहे दवाई हो, चाहे खाना हो, या साग सब्जी हो। तो इतने बड़े आपाधापी में तो ये सब इस प्रकार से जो नीचे चीजें जो डिमांड बेस्ड स्किलिंग और जरूरतों के हिसाब से, तो इसको हम खुद इस परिकल्पना को बल दे रहे हैं। और अभी आपके सामने 1 महीने के अंदर ही वो सेटअप हमारा आपके सामने आने वाला है, सारी चीजें तैयारियां उसकी हो चुकी हैं। तो आज के इस मौके पर तमाम और हमारी जो पहले हैं, आज हमें कोशिश करना, उसमें आप सबका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं खासकर यही अपील करने के लिए आपसे जुड़ा भी हूँ, क्योंकि एसोचैम जैसी संस्था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपकी संस्था को बहुत ही एक बड़ी ऊंची निगाह से देखते हैं। और आज हम दुनिया की 17% आबादी है और देश के अंदर हमारी 62% से अधिक जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु की है, उसमें भी 54% से एबव हमारी 25 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या है। तो हम इस युवा देश की जनसंख्या के अधिक होने का अब हमें दुख और परेशानी व्यक्त नहीं करना है, हमें इसे अवसर में बदलना है, इसे अपनी क्षमता में बदलना है। और उसके बदलने का एक ही सशक्त माध्यम है इंडस्ट्री और ये हमारा जो कनेक्ट सेटअप। हम उस दृष्टि से जो पहले कर रहे हैं, आप भी उस पर आगे आ रहे हैं। हमने अप्रेंटिसशिप में कई ऐसे सुधार किए हैं, हम आगे भी कुछ और सुधार लेके आने वाले हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना में जो 20 लाख करोड़ के पैकेज दिया, उसमें भी आप इंडस्ट्री के लोगों को भी श्रमिकों के प्रति, अपने कर्मियों के प्रति क्या और उदारता, क्या उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। जहां इसकी भी अपील की, वहां इंडस्ट्री फ्रेंडली भी सेटअप तैयार किए, जिससे कि आप इसमें से और फ्रीली आके आगे आ सके और उनका भी जीवन स्तर बेहतर कर सके, अपने कर्मियों का, अपने एम्प्लॉइज का, और वे भी आपको और दिलचस्पी से काम कर सकें और उत्साह से आपके काम में हाथ बटाएं, ताकि इन दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हमें इस देश के अधिक से अधिक आबादी का सदुपयोग करते हुए हमको कुल मिला के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तो जो आह्वान दिया मोदी जी ने, बिना आप जैसी संस्थाओं के सहयोग और सक्रिय भागीदारी के संभव नहीं है। और ये संभव है यदि आप सब आगे हाथ बटाएंगे। तो मोदी जी का जो ये सपना है दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था का देश बनाने का, वो सपना मोदी जी के इसी कार्यकाल में पूरा होगा। कारण आप खुद देखिए, मोदी जी ने देश के अंदर कई प्रकार के, एक तो
एक लंबे अरसे बाद साफ सुथरी, पारदर्शी, ईमानदार सरकार दिया उन्होंने। 6.5 वर्षों से बिना किसी घपले घोटाले के एक पारदर्शी, मजबूत सरकार भारत ही नहीं, दुनिया भी बहुत आश्चर्य की निगाह से इसको देख रही। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि इस महामारी के दौरान जहां अनेक देश अनेक कठिनाइयों का सामना, विकसित देश तक कितनी बड़े दिक्कतों में पड़े, वहां भारत में कहीं न कहीं उस तुलना में महामारी के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित रखा गया। लोगों को इलाज की सुविधाओं का निरंतर सरकारी और निजी क्षेत्र में विस्तार और सुविधाओं का विस्तार किया गया। जहां मोदी पार्ट 1 में पड़ोस के देश में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या म्यांमार जैसे कंट्री में आतंकवादियों के उनको ध्वस्त करना हो, जहां पड़ोस के देश में जो भारत से हमेशा दुश्मनी के भाव से ही वो जीता है सुबह से शाम 24 घंटे, वही की संसद में पिछले दिनों जो फैक्ट आया कि उनके जनरल्स के पैर कांप रहे थे, ये चीजें आई। वही आपने देखा कि इस महामारी के दौरान हमारे पड़ोस में अपने को बहुत ताकतवर समझने वाले देश ने हमें कठिनाई में डालने का प्रयत्न किया। उसे भी जिस चुनौती के संग, जिस कड़ेपन से जवाब दिया गया, अंदर घुस के जवाब दिया गया, तो दुनिया आज भारत की इस मजबूत नेता के, आप जैसे सबके शुभेच्छा के और सारे देशवासियों की उस नेता के पीछे खड़ी एक मजबूत दीवार को देख रही है। और उसमें से जब मोदी जी आह्वान करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो उस आत्मनिर्भर भारत में से केवल भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए आप जैसे इंडस्ट्री फ्रेंड्स के साथ मिल करके गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार करना और वो आत्मनिर्भर भारत विद इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री के लिए भी बनाना, इस दिशा में दुनिया देख रही है। उस दृष्टि से हम सब जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश भी बनाएंगे। और क्यों नहीं बना सकते? जब हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने मेरे परिचय में इस बात का उल्लेख भी किया कई बार, मैं इसका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश हमारी वर्तमान सरकार जो बीजेपी लीड सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, उसके पूर्व बीमारू राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश बिहार कहा जाता रहा है। ये दोनों राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज आप जरा गौर करिए कि उन बीमारू राज्यों में कहीं न कहीं कोई व्यवस्था थी कि नीतीश कुमार छोड़ के राजद का साथ, लालू यादव की पार्टी का फिर से बीजेपी के साथ आए और आज जनता ने पुनः वहां मोहर लगाई उस बीमारू राज्य से उसे एक, और कई स्तरों में आप कल्पना नहीं कर सकते। आज महिला साक्षरता दर बिहार में पहले की तुलना में जंप कर गई है। अनेक विकास रेखांकन में बिहार आगे बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर एक छोटा सा आह्वान करता है कि हम अपने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री लगाएंगे, तो अनेक को तकलीफ होना शुरू हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान पहुंचाना है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में लोगों को लगता है कि अब ये क्षमता है कि यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। यूपी जैसा राज्य जो बीमारू राज्य कहा जाता था, अगर आज उसका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है कि वो कहता है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम उत्तर प्रदेश को बना के रखेंगे, तो उस समय निश्चित है उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा आबादी का राज्य अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का राज्य बनने की क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य पर तमाम प्रयत्न कर रहा है, तो देश आगे बढ़ेगा। तो 5 ट्रिलियन कोई दूर का सपना नहीं, बहुत आसान सपना है, उससे आगे भी जा सकते हैं। तो इन अवसरों पर हम आप मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम आप सबका आह्वान करते हैं कि आज प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व में हम सब इसमें आगे आए। हम आगे अप्रेंटिसशिप में भी कई और पहले लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप सबको, हम सब के साथ हमारे विभाग की योजनाओं का लाभ उठाते हुए अप्रेंटिसशिप में युवाओं को रोजगार के और उनको अवसर देते हुए आप अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने सेटअप को, अपने इंडस्ट्री मित्रों को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हम निरंतर इंडस्ट्री 4.0 के विषयों पर
ये बल देते जा रहे हैं। PMQY तीसरे चरण की जो योजना हम लेके आ रहे हैं 1 महीने के अंदर, उसमें भी इंडस्ट्री 4.0 पर से संबंधित जो स्किल से सब्जेक्ट है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। और हम उद्योगों की मांग के आधार पर न्यू एज स्किल्स पर भी हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। आज इन्हीं सब के बदौलत पर आज विश्व बैंक की जो ताजा रिपोर्ट है उसमें आज इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले की रैंकिंग से अपना सुधार करके दुनिया के 200 से भी अधिक देशों में 63वें रैंकिंग के एवब आ चुका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में। तो ये सब में आप जैसे लोगों की संस्थाओं का बड़ा योगदान है। हम इस दृष्टि से आपको भरोसा देना चाहेंगे कि हम PMQY योजनाओं में जैसे अब तक लगभग 12 लाख से अधिक करोड़ों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। हमारे छोटे बड़े PMQY पार्टनर NSTI, ITI, PMKK और हमारे JSS, कुल मिला के हमारे छोटे बड़े 26,000 से अधिक संस्थान हैं। 2,000 से अधिक लोग हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं। ये जो सारा सेटअप है और प्लस जैसा आप सब उल्लेख कर रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वोकेशनल एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये सब मिल करके एक जबरदस्त इकोसिस्टम खड़ा करेंगे। और हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आप समझिए कॉर्पोरेट टैक्स में भी कितनी छूट दी है और विदेशी कंपनियों को भी हमारे देश में अच्छा अवसर दिया जा रहा है और विश्व की सप्लाई चेन से उससे जुड़ने के अनेक अवसर बन रहे हैं। इन सब परिस्थितियों में हमारा MSME मंत्रालय नितिन गडकरी जी जैसे एक बड़े ही दूरदर्शी अग्रगामी लीडरशिप की सोच से और माननीय मोदी जी की अगुवाई में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक अच्छी पहलें कर रही है। जो 3 लाख करोड़ रुपए का ये कोलेटरल फ्री लोन MSE मंत्रालय को 20 लाख करोड़ के पैकेज में उनको दिया गया, उसमें भी छोटे छोटे उद्यमियों को आगे आने का और बहुत बड़ा अवसर हमारी सरकार ने दिया है। हमने जो है सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा रोजगार को और बढ़ावा देने के लिए और अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशन करके लगभग छोटे बड़े 20 देशों से हम लोगों ने अपने को जुड़ाव किया है, जिसमें मोदी जी का जो सपना है कि हम वर्ल्ड कैपिटल बनाएं इंडिया के लोगों को स्किल यूथ का हमारा सबसे बड़ा फोकस स्किल का हो, दुनिया की कौशल की राजधानी भारत बने। हम अपने ट्रेंड और स्किल पर्सन को देश और देश के बाहर दुनिया के लिए विश्व स्तरीय वर्कफोर्स के रूप में हम उनको जगह जगह भेजना चाहते हैं। उस दृष्टि से भी हम लोग अनेक पहलें कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम सब ऐसी बहुत सी इसके साथ साथ आप सबसे मैं आह्वान करना चाहूंगा कि लोकल फॉर वोकल का जो नारा मोदी जी का, निश्चित तौर से छोटे उद्योगों के माध्यम से उनके क्लस्टर्स बना करके जिस तरह दुनिया के अनेक देशों ने अपनी प्रगति की है, उस दृष्टि से लोकल फॉर वोकल के स्वरूप को आप जैसी संस्थाओं का प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उनके पास जज्बा है, कुछ करने की क्षमता है, लेकिन आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास एक सेटअप है। उस सेटअप और आपकी एक्सपर्टीज को अगर लोकल फॉर वोकल से मिलाने का काम एसोचैम जैसी महत्वपूर्ण संस्था करेगी तो निश्चित है कि गुणवत्ता में भी सुधार होगा, उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और मोदी जी का लोकल फॉर वोकल का सपना खड़ा करके कृषि आधारित इकोनॉमी वाले देश को कृषि आधारित इकोनॉमी के साथ साथ और विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ते हुए विभिन्न विषयों से आधारित इकोनॉमी को खड़ा करने का जो सपना है वो बहुत ही सफल होगा। और मैं हमारी सरकार आप सबको अनेक अवसर पर उद्योगों को लगाने के लिए कदम ब कदम बढ़ा के आगे आने के लिए आह्वान करती है। सरकार इस लेवल पर आपके साथ खड़ी है कि मैं आपको कैबिनेट के एक निर्णय की जानकारी जिसकी चर्चा हुई लेकिन हो सकता है आपके निगाह से वो चली गई हो, कि जब बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस आए कि इंडस्ट्रीज जिन्होंने अपने जब ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है एपेडेमिक की, जो ये महामारी की जो
परेशानी खड़ी हुई तो बहुत से ऐसे जगहों से खबरें आई कि जिन्होंने अपने वर्कर्स को ठहरने, खाने, रहने, इन सब की बढ़िया व्यवस्था दी, वहां के माइग्रेंट कम गए और जहां दिक्कतें हुई वो माइग्रेंट ज्यादा तेजी से भागे। हमारी सरकार ने ऐसे निर्णय तक किए हैं, देश के 160 ऐसे शहरों को चिन्हित किया है कि जिनमें अगर सरकारी विकास परियोजनाओं की कोई भी परियोजना अधूरी है तो उसे पूरा करने के लिए सरकार उसको सपोर्ट देगी और सपोर्ट करके फर्स्ट प्रायोरिटी उन इंडस्ट्रीज को देगी। अगर इंडस्ट्रीज सब्सिडाइज्ड रेट पर वो परियोजनाओं से जुड़े आवास और कैंपस ले, इस कंडीशन, इस आग्रह के साथ कि वे अपनी कंपनीज के एम्प्लॉइज को सबसे पहले उसमें प्राथमिकता देंगे ताकि भविष्य में कभी आदमी को रहने, खाने, ठहरने की कठिनाई न हो। इस लेवल तक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की गवर्नमेंट की सोच और दिली जज्बा है। इस दृष्टि से हम आपको इस आज के जो आपका फाउंडेशन वीक है सोचम का, गवर्नमेंट इंडस्ट्री इंटरेक्शन पर आपका आह्वान करते हैं। आप निरंतर भारत सरकार की नीतियों से जुड़े, उससे लाभ उठाएं। अपने मूल्यवान सुझावों द्वारा भारत सरकार की नीतियों को व्यवस्थित बनाने में हम आपका आह्वान करते हैं। आपका योगदान निरंतर मिलता रहे और मोदी जी के सपने का एक मजबूत, सक्षम, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया में एक सुपर पावर कंट्री भारत बने, जिसका भरोसा पिछले 6.5 वर्षों में मोदी जी के हर एक स्टेप से देश की जनता को और दुनिया भर में फैले भारतवासियों को मिला है। उसमें हम आप मिलकर के बहुत अच्छे मंजिल तक जा सकते हैं। इसके लिए एसोचैम जैसी 100 वर्ष की एक प्रतिष्ठित संस्था का मैं आह्वान करता हूं। आपसे जुड़ने का जो अवसर मिला उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए हम सबके सीनियर पर्सन हीरानंदानी जी जय सहित आप सभी को, जितने लोग जुड़े, सबको एक बार पुनः नमस्कार करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। सबको नमस्कार। माननीय मंत्री जी, आपने जो हमारे साथ अपने विचार और भाव प्रकट किए और नई दिशाएं उल्लेखित की, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे एपीजे संस्थाएं, जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, उनकी ओर से, इंडस्ट्री की ओर से, हम सब यहाँ पे प्रेसिडेंट, इनकमिंग प्रेसिडेंट और जब पैनलिस्ट हैं उनकी ओर से और पूरे एसोचैम की ओर से एक ही अश्योरेंस देना चाहती हूँ कि हम आप सबके साथ हर चीज में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आप हमें डायरेक्शन दीजिए, आप हमें निर्देश दीजिए कि हम किस तरीके से इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल को जोड़ के आगे लेके चल सकते। मैं अब श्री विनीत अग्रवाल जी, जो कि इस वक्त इनकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैं, मैं उनसे अनुग्रह करती हूँ कि वो अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, हम एसोचैम की तरफ से आपके बहुत आभारी हैं कि आज आप इस मौके पे एसोचैम के फाउंडेशन वीक पर आकर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और इस इवेंट का आपने इतने अच्छे से जो हमें गाइडेंस दिया है, ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। आपको जब भी हम बुलाते हैं, जब कभी कोई भी इवेंट में आप जरूर आते हैं, आप इनकरेजमेंट देते रहते हैं, हमें गाइडेंस देते रहते हैं और सपोर्ट करते रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि स्किलिंग, जैसे आपने कहा, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, ये ही एक ऐसा चीज है जो हमें कंट्री को आगे ले जाने के लिए, जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसको करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल रहेगा। ये चीज मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, मैं पिछले महीने अपने गांव गया था राजस्थान में। मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जाओगे क्या ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कहीं भी ऑल इंडिया में काम करने के लिए, और हम आपको यहाँ स्किलिंग देंगे, हम आपको एक अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के देंगे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कह रहे थे कि हम कहीं भी भेज दीजिए, हमें कन्याकुमारी भेज दीजिए, चेन्नई भेज दीजिए, आसाम भेज दीजिए, हम कहीं भी जाने को तैयार है। आप बस हमें टूल दीजिए, हमें ऐसा चीज दीजिए कि हम सीख करके जाए तो हम आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये उसमें कुछ लड़कियां भी थी
और वो भी चाह रही थी कि वो जुड़े और साथ साथ वो भी आगे बढ़े। तो ये एक ऐसा प्रोत्साहन मिलता है हमें भी जब हम इस काम में लगते हैं कि कैसे हम देश की सेवा में, ताकि हम ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सके। मैं एक और चीज रेकमेंड कर सकता हूं सर कि आप एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को चूज करें देश में, कि ये डिस्ट्रिक्ट्स में हम एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के लिए हम कुछ कंडीशंस क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसे सुझाव हम वहां डालें कि वो एरिया में और ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप हो सके। आज कोई एक आदमी सॉफ्टवेयर ऐप, मोबाइल ऐप बनाता है या एक कोई मोबाइल का रिचार्ज करता है, वो दुकान खोलता है, वो भी एक स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत जरूरी है और ये कनेक्टेड है और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। मैं और सब पैनलिस्ट और सुषमा जी का भी थैंक्स देना चाहता हूं और अगेन डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, थैंक यू सो मच और हम आपसे जरूर मिलेंगे फिर से। जय हिंद।